अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो किसी भी मैटर के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखें कि उसके अंदर कितना मैटर मौजूद है, तो उस चीज़ को कहते हैं मास, जिसे ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जिनके ज़रिए हम मास को मेजर कर सकते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने यूज़ हैं, और हमें दोनों को ही समझना है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, पर्टिकुलर मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो किस उसूल पे काम करता है, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास, वो इंस्ट्रूमेंट जिनके ज़रिए हम लोग मेजर करते हैं मास को, पहला तो है फिजिकल बैलेंस और दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एक तो कॉमन बैलेंस होता है, एक आम तराजू होता है जिसके ज़रिए हम लोग मास को मेजर करते हैं, लेकिन हमने दो किस्म के मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को समझना है। एक है फिजिकल बैलेंस और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। स्टार्ट करेंगे हम फिजिकल बैलेंस से। फिजिकल बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम मास को मेजर करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि फिजिकल बैलेंस ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मास मेजर करेंगे। इट इज मोस्टली यूज्ड इन लैब। इसको ज्यादातर हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी वगैरह वगैरह के अंदर हम लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस है, एक तो कॉमन बैलेंस होता है, हम तराजू एक तरफ बाट रख दिया भारी सा, एक तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, चलता है। ये जो फिजिकल बैलेंस है बड़ा ही सेंसिटिव सा है। तो इसको बाकायदा अगर आप अपनी लैब वगैरह में देखोगे, अपनी स्कूल की लैब्स में देखोगे या कॉलेज की लैब में देखोगे, तो आप लोग इसको देखोगे कि ये जो है वो बाकायदा एक बॉक्स होता है जो कि गिलास का बॉक्स होता है, उसके अंदर इसको रखा जाता है। लकड़ी और गिलास से मिलाकर एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर इसे रखा जाता है क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव है। तो आमतौर पर आप इसको लैब में ही देखोगे और ये एक उसूल पे काम करता है और वो उसूल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एक छोटा सा एक रूल है, मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ उसको। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास रॉड है, एक स्केल है, कोई भी चीज़ है, और उसको मैंने यहाँ पर किसी फलक्रम के ऊपर रख दिया, किसी पॉइंट के ऊपर रख दिया, तो बैलेंस तब होगा जब यहाँ पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो यहाँ पे लगने वाले टॉर्क के बराबर होगा। ठीक है ना? यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ का ऑब्जेक्ट भारी कर दूंगा, इधर का ऑब्जेक्ट भारी है और इधर का ऑब्जेक्ट हल्का है, तो आप क्या देखोगे, ये इस तरफ चला जाएगा, और अगर इधर का भारी होता तो इस तरफ चला जाता, नीचे की तरफ। लेकिन इसके बैलेंस होने के पीछे यही शर्त है ना कि दोनों तरफ रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है अगर सेम फासले के ऊपर रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो बराबर होना चाहिए। और आमतौर पर तराजू में इक्वल डिस्टेंसेस पर ही रखते हैं, लेफ्ट और राइट पर। ठीक है, सबसे पहले जो लिखने वाला काम है, जो आपने कॉपी में लिखना है, जो आपने याद करना है, उसको देख लो, फिर मैं फिगर से सारे पार्ट्स अलग से समझाता हूँ। ये कंसिस्ट करता है एक बहुत ही हल्की सी लेकिन मजबूत ब्रास के मेटेलिक पिलर्स के ऊपर। ठीक है ना? पिलर होना चाहिए, मेटेलिक पिलर होता है जिसके ऊपर ये सारा का सारा टिका हुआ होता है। हल्का होता है, ठीक है, लेकिन ब्रास से बना हुआ होता है। पहली बात क्या है, एक बीम आ गया, ब्रास से बना हुआ, ये बीम हो गया। फिर एक पिलर के ऊपर खड़ा हुआ होता है, एक पिलर के ऊपर होता है, उसके मैंने यहाँ पे लिख दिया मेटेलिक पिलर सॉरी। ऊपर जो रखा हुआ है ना बीम, वो मजबूत होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। रिजिड का मतलब बिल्कुल मजबूत। एक वुडन बेस होता है जिसके ऊपर ये सब कुछ टिका होगा। दो पेन होंगे, पेन यानी कि जैसे कि कॉमन बैलेंस के अंदर दो तरफ हो रखे होते हैं ना, पलड़े कहते हैं उर्दू के अंदर, जिसके ऊपर हम लोग वजन को रखते हैं, तो दो पेन होने चाहिए। एक मेटेलिक पॉइंटर होता है और एक आयरी स्केल होता है। मेटेलिक पॉइंटर ये बताने के लिए कि बैलेंस है या नहीं, और उसी के ऊपर जो आयरी स्केल होता है, ये पॉइंटर बाकायदा जब उसके जीरो पे कॉन्साइड करता है, मैं फिगर में बता भी दूंगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है। द प्लम लाइन इंडिकेट्स वेदर द बैलेंस इज हॉरिजॉन्टल। एक प्लम लाइन लगी हुई होती है, एक सीधी सी, एक समझ लो धागे के जरिए एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ होता है भारी सा, जिससे हमें पता लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारे पास फिजिकल बैलेंस का, वो बैलेंस भी है कि नहीं, कहीं झुका हुआ तो नहीं है एक तरफ। अगर ऑलरेडी झुका हुआ होगा तो फिर जाहिर सी बात है मेजरमेंट सही नहीं होगी। आमतौर पर जो तराजू दुकानों पर इस्तेमाल होते हैं, एक तरफ झुका के रख देते हैं कि वो ऑलरेडी झुका रहे एक तरफ। ठीक है ना? ये बेईमानी होती है। अच्छा, इन आइडियल कंडीशन जो प्लम लाइन होती है वो अलाइन होती है विद द एंड ऑफ नॉब। जो नॉब लगा हुआ होता है, मैं दिखा दूंगा, फिक्स, जो कि फिक्स होता है पिलर के साथ, प्लम लाइन बिल्कुल उसके साथ सीध में आ रही होती है। अगर वो किसी तरफ बेंड होता है तो प्लम लाइन लेफ्ट और राइट पर चली जाती है। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहला बीम ऑफ ब्रास, मेटेलिक पिलर, वुडन बेस, दो पेन लगे हुए हैं, मेटेलिक पॉइंटर आयरी स्केल के साथ लगातार है, और छठे नंबर पर आ गई प्लम लाइन। अब इसको फिगर के अंदर देखते हैं कहाँ चीज कौन कौन सी लगी हुई है।
जब बीम हॉरिजॉन्टल होता है, जो पॉइंटर होता है जीरो पे मार्क करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया आयरी स्केल का जो जीरो होता है, ये जो सारा का सारा बॉक्स होता है उसको लेवल करने के लिए 7वें नंबर के ऊपर लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं लेफ्ट और राइट पे बॉटम में, ताकि पूरी की पूरी चीज जो है वो सीधी रहे। और फिर डिवाइस को वुडन ग्लास बॉक्स के अंदर रख देते हैं ताकि हवा का कोई असर ना हो। जैसे कि आप कभी सोनार के पास जाओ तो आप देखोगे जिस बैलेंस पे वो मेजरमेंट कर रहा होता है उसको भी वो एक अलमारी के अंदर रखता है और मेजरमेंट करते वक्त जो वो अलमारी होती है उसका दरवाजा बंद कर देता है ताकि मेजरमेंट क्लियर हो, ग्लास का जो शोकेस होता है वहां। ठीक है ना, ये तो हो गया लिखने वाला काम। अब समझने वाला फिगर के जरिए समझ में आएगा आपको। देखो जो मैं कह रहा था ना आपको, सबसे पहले जो बीम नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक किस चीज से बना होगा, ये बना होगा ब्रास से, जो कि बहुत ही लाइट होगा। ठीक है, वो बीम बाकायदा एक पिलर के ऊपर टिका हुआ है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या आ गया, ये आ गया पिलर, पिलर के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है जी। फिर दो पेन आने चाहिए, एक पेन आ गया लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं हमेशा, और राइट वाले में हमेशा हमेशा वेट को रखा जाता है, जितने भी ग्राम वाला वेट होता है उसको एक तरफ रख देते हैं। जो आयरी स्केल है वो इधर रखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ, ये स्केल बना हुआ इधर, और इसी के ऊपर इसके जीरो को कोइंसाइड करवाने के लिए ऊपर एक पॉइंटर है, जो कि ये यहां से लेके यहां तक ये पॉइंटर नजर आना चाहिए, ये पॉइंटर। ठीक है जी। तो क्या क्या मिल गया आपको, स्केल मिल गया आपको, पॉइंटर मिल गया, ब्रास क्या बीम मिल गया, और आपको पिलर मिल गया। अभी एक प्लम लाइन के बारे में बताना बाकी है। प्लम लाइन मैंने बताया कि एक धागे की मदद से, ये देखो यहां से बांध के एक धागे की मदद से ये एक ऑब्जेक्ट इधर लटका हुआ है जो कि इसकी सीध में आ रहा है, इसकी सीध में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी तरफ झुका हुआ होता, लेट से अगर ये इस तरफ झुका हुआ होता तो ये प्लम लाइन इस तरफ चली जाती, तो फौरन हमें पता लग जाता कि भाई ये तो इस तरफ झुका हुआ है। अगर इस तरफ जाता तो प्लम लाइन इस तरफ चली जाती, पता लगता है इस तरफ झुका हुआ है। और अगर ये कोइंसाइड ना कर रहा हो एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो ये जो लेवलिंग स्क्रूज हैं इनको हम घुमा के लूज या टाइट कर सकते हैं, इस तरीके से लूज या टाइट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये ऊपर या नीचे हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पर आपने इसको रखा हुआ हो और ऑलरेडी जो है वो ढलान हो उस जगह के ऊपर, लैब में या जिस लैब के ऊपर रखा हुआ है, तो लेवलिंग स्क्रू के जरिए हम इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये कहलाती है अरेस्टमेंट नॉब। ये तराजू ऐसा है कि जब हम को रीडिंग लेनी होती है तो इस नॉब को हम लोग इस तरीके से घुमा देते हैं। जब इस तरीके से घुमाते हैं ना तो ये पूरा का पूरा सेटअप ना इस नाइफ के ऊपर आ जाता है, और फिर बाकायदा वेट जो है वो लेफ्ट और राइट ऊपर नीचे घूमना शुरू कर देता है। और रीडिंग लेने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये जो पॉइंटर है ये जीरो पर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट इधर रखा और यहाँ पर फिर हम वेट रखते रहे, तो जब हम रखेंगे वेट कम होगा, पॉइंटर इस तरफ चला जाएगा, अगर हल्का जो हल्की साइड होती है उस तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरफ चला गया पॉइंटर, फिर हम यहाँ का ऑब्जेक्ट और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते ऐसा करेंगे कि जो पॉइंटर है ये हमारे यहाँ पर जीरो के सीध में आ जाए। जैसे ही जीरो की सीध में आ जाएगा तो वही हमारा मास आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, और बहुत ही एक्यूरेट मास हो जाएगा। टोटल मास कैसे निकालेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने रखे हैं उनको ऐड कर देंगे। लेट से एक हमने 10 ग्राम का रखा था, एक हमने 25 ग्राम का रखा है, और एक हमने 50 ग्राम का रख दिया लेट से, तो इनका टोटल कर लेंगे सिर्फ, तो ये हो जाएगा कितना, 85 ग्राम्स। इस तरीके से किसी भी चीज का मास मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। बट दुनिया हो गई है बहुत एडवांस, तो इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करने से बेहतर अगर हमें इतनी ही एक्यूरेसी के साथ, इतनी ही मतलब समझ लो कि सही रीडिंग मिलना शुरू हो जाए किसी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो कि इस्तेमाल करना आसान हो, तो इसमें क्या बुराई है। इसी वजह से आजकल फिजिकल बैलेंस को भी लैब में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसकी जगह एक दूसरा बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बैलेंस से जब रीडिंग ली जाती है तो बहुत ही आसानी के साथ रीडिंग ले ली जाती है, बहुत ही जल्दी रीडिंग ले ली जाती है, और ये तो आजकल दुकानों पे भी आपको नजर आएगा कॉमन। एक डिजिटल मास मीटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए होते हैं, कुछ आईसीज लगी हुई होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए होते हैं, और वो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द फोर्स। जैसे फिजिकल बैलेंस में भी ऐसे ही था कि फोर्सेस बैलेंस हो रही थी, यहाँ पे भी जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो रही होती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है वो अवेलेबल होता है डिफरेंट रेंजेस के अंदर। कुछ बहुत ही सेंसिटिव होता है तो माइक्रोग्राम तक नाप सकता है, कुछ मिलीग्राम तक नाप सकता है, कुछ किलोग्राम तक।
तो आप देखना मिठाई की दुकानों के ऊपर या नॉर्मल परचून की दुकानों के ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा ये किलोग्राम या मिलीग्राम मिलेगा, जिसमें मिलीग्राम के अंदर किलोग्राम के अंदर नापते हैं। और बहुत ही ज्यादा अगर कोई अच्छी लैब है जहां पर माइक्रोग्राम के अंदर ही मेजर करना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वहां पे सेंसिटिव वाला भी होता है जो कि रीडिंग माइक्रोग्राम में भी नाप सकता है। ठीक है, तो अलग अलग इसकी रेंजेस होती हैं। कैसे वर्क करते हैं, सीधा सीधा सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूनिट का नहीं नजर आएगा, तो आपको ऑन ऑफ या टेयर नजर आएगा 0 0। तो सबसे पहले डिवाइस को हम ऑन करते हैं और इसको 0 पे ले आते हैं। जैसे आप इसको टेयर करोगे फौरन के फौरन 0 हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर कुछ कंटेनर रखोगे भी ना, उस कंटेनर को आपने रखा, आपने इसको टेयर कर लिया, तो वो उस चीज का मास मेजर नहीं करता। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर 0 लिखा हुआ आ जाएगा नजर। फिर क्या करना है, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको रख दो इसके ऊपर। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जैसे मिसाल तौर पे 2 ऑब्जेक्ट मैंने रख के बताए, एक ऑब्जेक्ट का आपको मास नजर आएगा 48, दूसरा रखा उसका भी मास 48 आ रहा है या 49 जितना भी है। तो बस रीडिंग मिलेगी सिंपल सी स्क्रीन के ऊपर और उसके जरिए हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर छोटा सा यूनिट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है कि भाई आप ग्राम में मेजर कर रहे हो, मिलीग्राम में मेजर कर रहे हो या किलोग्राम में। तो फिलहाल ये छोटा सा जी लिखा हुआ है जो कि स्क्रीन पे शायद आपको नजर ना आए, लेकिन ये 48 ग्राम को शो कर रहा है। ये 0 ग्राम को शो कर रहा है, 48 ग्राम को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जरिए रीडिंग को ले सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, इसको ऑन करना है, इसको 0 0 करना है और जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास मेजर करना है उसको हमने इस बैलेंस के ऊपर रखना है, फौरन रीडिंग आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब दुनिया एडवांस हो गई है, टाइम की इतनी कमी है, तो क्यों फिजिकल बैलेंस के ऊपर हम लोग इतना वक्त जाया करें। हाँ, याद जरूर करो, लेकिन मतलब होना तो यही चाहिए कि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होना चाहिए जो कि चीजों को आसानी के साथ और जल्दी मेजर कर पाए। सो दैट इज इट। यही दोनों इंस्ट्रूमेंट थे जो आज के लेक्चर में हमने सीखने थे। फिजिकल बैलेंस के जरिए कैसे मास को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी वर्किंग जो याद करने का काम है वो लिखा हुआ है आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखो, और जो समझने की बात है वो मैंने आपको समझाई। कुछ सवाल है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।